हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, कल पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया, कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल 2025, जिसको लेकर अपोजिशन के द्वारा गवर्नमेंट का जबरदस्त क्रिटिसिज्म देखने को मिला। जिसके बाद इस बिल को रिव्यू के लिए ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया गया। दरअसल इस बिल में जो प्रोविजन है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर या किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर या किसी राज्य का कोई भी मिनिस्टर अगर वो 30 दिन से ज्यादा जेल के अंदर रहता है, उसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस है, सीरियस ऑफेंस उसके ऊपर है और वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है, तो 31वें दिन उसका पद, उसकी पोस्ट ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक वो अपनी पोस्ट से हट जाएगा। इस तरीके का प्रोविजन इसमें किया गया है, जिसको लेकर अपोजिशन के द्वारा इस बिल का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। तो हम इस वीडियो में इस बिल के प्रोविजन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसमें कौन कौन से प्रोविजन है जिसको लेकर अपोजिशन के द्वारा इसको विरोध देखने को मिला। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसमें पहला पॉइंट यह है कि एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इस तरीके के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है, कोई भी एक्सप्लिसिट प्रोविजन मौजूद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 है जो कि यूनियन मिनिस्टर्स के बारे में है और 164 है जो कि स्टेट मिनिस्टर के बारे में, और इन आर्टिकल्स में सिर्फ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट और उनके टेन्योर के बारे में बात की गई है। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर अरेस्ट हो जाए या उसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस करना पड़े उसको, तो उसके रिमूवल के बारे में, उसको हटाने के बारे में कोई भी क्लियरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। यह सिर्फ उसके विवेक पर डिपेंड करता है, उसकी पॉलिटिकल मोरालिटी पर डिपेंड करता है कि वो या तो अपने पद पर बना रहे या अपने पद से इस्तीफा दे दे। और सेकंड है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। जिस तरीके से हम देखेंगे कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी है और एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, इसके डाटा के हिसाब से पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में लगभग 40% से ज्यादा जो मेंबर्स हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर एक मिनिस्टर खुद कस्टडी में हो तो उसकी इम्पार्शियलिटी और गवर्नेंस पे सवाल उठते हैं कि खुद जो मिनिस्टर है उसके ऊपर खुद एलिगेशंस है, सीरियस चार्जेस हैं और वो दूसरे के लिए यानी कि वो जनता के लिए कानून बना रहा है। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज ए कोर प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, यानी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो एक कोर प्रिंसिपल है। अगर एक मिनिस्टर खुद सीरियस एलिगेशन के अंडर हो तो वो पब्लिक ट्रस्ट को अंडरमाइन करता है, ऑफिस एज ए पब्लिक ट्रस्ट के वो प्रिंसिपल के खिलाफ है। यानी कि कोई मिनिस्टर है, वो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल जो उसके खिलाफ है उसके ऊपर खुद एलिगेशंस लगे हुए हैं। गुड गवर्नेंस इम्पेरेटिव। कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को डे टू डे डिसीजन मेकिंग में उनका एक अहम रोल होता है, यानी कि जो डेली फैसले लिए जाते हैं तो उसमें जो पीएम होते हैं या जो सीएम होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनका एक अहम रोल होता है। अगर वो कस्टडी में है तो इफेक्टिवली अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो उसका पूरा नहीं कर पाएंगे और डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नेंस पैरालिसिस और पॉलिसी वैक्यूम क्रिएट कर सकता है। ये अगर वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो मंत्रिमंडल होता है उसकी जो अध्यक्षता है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा की जाती है स्टेट के अंदर और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है सेंट्रल लेवल पे। तो अगर वो कस्टडी में रहेंगे तो ये गवर्नेंस पैरालाइज कहा जा सकता है इसको। और नेक्स्ट ये है कि कंपैरेटिव, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस जैसे कि हम यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अगर वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखें कि जैसे वहां के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं, वहां पर कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन है कि जैसे ही किसी लीडर के ऊपर, जो मिनिस्टर है उसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस आते हैं तो वो जो मिनिस्टर होता है वो तुरंत अपनी जो पद से इस्तीफा दे देता है, अपनी जो पोस्ट है उससे इस्तीफा दे देता है। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन डेवलप नहीं हो पाया है, इसलिए एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत महसूस की गई, जिसके बाद इस तरीके का प्रोविजन करने के लिए ये 130 अमेंडमेंट बिल 2025 को लाया गया है। प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ द ऑफिस, यानी कि जिस मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है वो अपनी पोजीशन का मिसयूज कर सकता है, इसलिए इस तरीके के प्रोविजन जरूरी है। उनको एलिगेशन लगने के बाद उनको उनकी पोस्ट से हटना जरूरी है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यह देख सकते हैं कि एक राज्य का चीफ मिनिस्टर है और इसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो उसकी जांच कौन करेगा? उस राज्य की पुलिस करेगी, और वो जो उस राज्य की पुलिस होती है वो उसके अंडर ही, सरकार के अंडर ही आती है, वो एक स्टेट
का जो टॉपिक होता है तो वो राज्य के अंडर ही आती है। तो वो क्या कर सकता है, जो मिनिस्टर है वो अपनी पोजीशन का मिसयूज कर सकता है, जो इन्वेस्टिगेशन है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है, जो एविडेंस है उनके साथ टैंपरिंग कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उसके ऊपर वो प्रेशर भी बनाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए इस तरीके के प्रावधान बहुत जरूरी है। अगर हम इस बिल के प्रोविजन की बात करें तो इसमें सबसे पहला है ऑटोमेटिक सेसेशन ऑफ द ऑफिस यूनियन एंड स्टेट, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर इज अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया जाता है सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में तो 30 दिन तक कस्टडी में रहता है, तो उसका पद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, जो उसकी पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी, वो खाली हो जाएगी। सीरियस ऑफेंस का मतलब है ऐसे ऑफेंस जिनके लिए 5 साल या उससे ज्यादा की मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती हो, तो ऐसे प्रोविजन में उनका पद खाली हो जाएगा। सेकेंड है प्रोविजन ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिफोर सेसेशन, यानी कि जो मिनिस्टर है उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है एक तरीके से, द मिनिस्टर विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो मिनिस्टर है उसको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी रिप्रेजेंटेशन की। वो अपनी अरेस्ट के 21वें दिन 31st डे वो उससे पहले पहले वो रीजन दे सकता है, एक्सप्लेनेशन दे सकता है, क्योंकि वो अपनी जो सेसेशन है, जो उसका पद है उस पर बने रहने के लिए वो एक तरीके से जो इसकी ये पद खाली हो जाएगा उसको बचाने के लिए अपनी पोस्ट को वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है। इससे सेफगार्ड मिलता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी रिमूवल के लिए, एक तरीके से सेफगार्ड मिलता है। और ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में संशोधन भी करता है, उसमें अमेंडमेंट भी करता है। ए न्यू क्लॉज विल बी एडेड टू आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में क्लॉज नया एडेड किया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द यूनियन इन विच दिस सेसेशन रूल विल बी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, यानी कि जो आर्टिकल 75 होगा उसमें एक नया क्लॉज ऐड किया जाएगा, जैसे जिसमें ये सेशन रूल है इसको एक एक्सप्लिसिटी इसको मेंशन किया जाएगा। इससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो भी मिलेगा, जो केवल एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, यानी कि इसमें संशोधन किया जाएगा आर्टिकल 75 में। पैरेलल अमेंडमेंट, इसी तरीके का अमेंडमेंट आर्टिकल 164 में भी किया जाएगा, जो कि स्टेट से संबंधित होता है, और इसमें भी सेम सिमिलर प्रोविजन किया जाएगा स्टेट मिनिस्टर्स के लिए। दिस विल इंश्योर यूनिफॉर्मिटी द बोथ यूनियन एंड स्टेट लेवल, यानी कि दो प्रोविजन है दोनों में सेम प्रोविजन स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी सेम प्रोविजन किए जाएंगे। Extension to union territories. An amendment is proposed in section 45 of the Government of Union Territories Act 1963। 1963 का जो जम्मू कश्मीर का जो 1963 का गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट है उसके सेक्शन 45 में भी ये अमेंडमेंट को प्रपोज करता है। अब जो यूनियन टेरिटरीज है उनके चीफ मिनिस्टर्स, उनके मिनिस्टर भी अगर कस्टडी में 30 दिन तक रहते हैं तो वो भी अपना पद ऑटोमेटिकली खो देंगे। इसी तरीके का एक्सटेंशन जम्मू एंड कश्मीर तक भी किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 2019 उसमें भी इसी तरीके का अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी यही सेम रूल अप्लाई होगा। उनको भी अगर 30 दिन से ज्यादा वो जेल के अंदर रहते हैं तो उनकी भी पोस्ट ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क अक्रॉस इंडिया, और इस बिल का मकसद एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें यूनियन, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और जम्मू एंड कश्मीर सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे। इससे फेडरल यूनिट के बीच कोई भी लीगल वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। और इसको लेकर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, यानी कि जो प्रोविजंस है ये प्रोविजंस ये इंश्योर करते हैं कि अरेस्टेड मिनिस्टर अपने पद पर बने रहकर इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, हिंड्रेंस नहीं कर सकता है। इससे इससे क्या होगा, जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है, यानी कि जो इसका रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस का जो ये अवधारणा है इसको और ज्यादा मजबूती मिलेगी, और इसको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश भी इस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल के द्वारा की गई है। अगर हम इस बिल के चैलेंजेस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है वॉलेशन ऑफ द प्रीजम्पशन इनोसेंस, यानी कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द क्रिमिनल लॉ है इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जो अपराधी होता है उसके ऊपर जब तक अपराध प्रूफ नहीं हो जाता है, जो एलिगेशन उसके ऊपर लगाए गए हैं जब तक वो उसके ऊपर साबित नहीं हो जाता है, वो प्रूफ नहीं हो जाता है, तब तक उसको इनोसेंट माना जाता है। तो इस जो बिल है इसके द्वारा इस तरह की अवधारणा को पीछे छोड़ दिया गया है, और इस तरीके की अवधारणा जो है इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी इसका वायलेशन माना जा रहा है।
सिर्फ अरेस्ट और कस्टडी के बेसिस पर मिनिस्टर का पद खत्म कर देना इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, क्योंकि अरेस्ट होना कन्विक्शन के बराबर नहीं होता है। किसी को अरेस्ट कर देने का मतलब ये नहीं होता है कि उसने हाँ ये ऑफेंस किया है या ये घटना उसने की है, ये अपराध उसने किया है। नेक्स्ट, स्कोप फॉर पॉलिटिकल मिसयूज। इस बिल का जो अपोजिशन पार्टीज या एक्यूज जो आर्ग्यूज कर सकती हैं, ये डिस्कस कर सकती हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पॉलिटिकल राइवल्स, यानी कि सीधे सीधे हम कहेंगे कि अपोजिशन जो सत्ता पक्ष है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अपोजिशन के द्वारा इस बिल का मिसयूज कर सकता है, फेक अरेस्ट कर सकता है और जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो स्टेप है वो ले सकता है। और इस बिल के द्वारा एक वेदांता, ये एक तरीके से जो गवर्नेंस रिफॉर्म की जगह ये एक तरीके से एक पॉलिटिकल टूल बन सकता है सरकार के लिए। इस तरीके के एलिगेशंस अपोजिशन के द्वारा लगाए जा सकते हैं और ये इंपैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक मैंडेट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होते हैं या जो भी मिनिस्टर होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होते हैं। और अगर सिर्फ अरेस्ट के बेसिस पर उनका पद को खत्म कर दिया जाता है, उनकी पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है, तो ये वोटर के मैंडेट का एक तरीके से वायलेशन माना जाएगा। नेक्स्ट है एम्बिगिलिटी इन सीरियस ऑफेंस डिफेमेशन, यानी कि जो सीरियस डिफेमेशन की बात इस बिल के अंदर की गई है वो भी अस्पष्ट है। ये नहीं बताया गया है कि जो सीरियस ऑफेंस है वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि जो बिल में कहा गया है कि 5 साल तक की पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस सीरियस माने जाएंगे। लेकिन इंडिया के अगर हम लॉस को देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो 5 साल तक की पनिशमेंट को रखते हैं, जिसमें कुछ पॉलिटिकल नेचर के भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं प्रोटेस्ट रिलेटेड अरेस्ट, यानी कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ और उसको अरेस्ट कर दिया गया, 30 दिन से ज्यादा उसको जेल में रखा गया, और जो प्रोविजन है प्रोटेस्ट के सजा के वो 5 साल के ज्यादा के हैं तो उसका पद तो चला जाएगा। और ये एम्बिगिलिटी मिसयूज का एक तरीके से चांस बढ़ा सकती है और जो रूलिंग पार्टीज है उसके द्वारा इसका मिसयूज किया जा सकता है और इसका जुडिशियल स्क्रूटनी भी की जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी चेक की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को भी चैलेंज किया जा सकता है। किसके रेफरेंस के लिए? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, जो राइट टू इक्वलिटी का बात करता है। जो मिनिस्टर है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ अन्याय किया जा रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट विज अदर सिटीजन, जो अदर सिटीजन हैं उनके मुकाबले, उनकी तुलना में हमारे ऊपर जो राइट टू इक्वलिटी है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आर्बिट्रेरी डिप्रीवेशन ऑफ ऑफिस विदाउट कन्विक्शन, यानी कि विदाउट बिना आरोप के साबित हुए हमको हमारे पद से या किसी मिनिस्टर को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, जो आर्टिकल 21 कहता है। इसके रेफरेंस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को अपोज किया जा सकता है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इन द नेम ऑफ जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो वायलेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक मैंडेट है, इस कहा जा सकता है कि ये एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है और डेमोक्रेटिक मैंडेट का वायलेशन है। इसका रेफरेंस लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को अपोज किया जा सकता है। और अगर हम इंडिया का जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो कानूनी प्रक्रिया है, ये एक तरीके से उससे कॉन्फ्लिक्ट करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो केसेस है ना वो सालों सालों तक चलते रहते हैं। अगर अरेस्ट के 30 दिन के अंदर मिनिस्टर अपना पद छोड़ देगा, अपनी पोस्ट को छोड़ देगा और बाद में वो एक्विट हो जाए, यानी कि क्या बोल सकते हैं वो बाइज्जत बरी हो जाए, तो उसके करियर और पब्लिक ट्रस्ट पर एक तरीके से डैमेज हो जाएगा। जो उसका करियर है वो खराब हो जाएगा, जो उसका पब्लिक ट्रस्ट है वो भी, जो लोगों का उसके ऊपर, वो भी खत्म हो जाएगा, वो बाइज्जत बरी हो जाएगा, इसके बावजूद वो खत्म हो जाएगा। और सेंटर स्टेट की टेंशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें स्टेट अपने मिनिस्टर के रिमूवल को, उसके मिनिस्टर को पद से हटा दिया गया, तो इसको एक तरीके से गवर्नर या प्रेसिडेंट के इंटरफेरेंस के रूप में भी राज्य के द्वारा देखा जा सकता है। इससे सेंटर व स्टेट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और डीपेन हो सकते हैं। जो सेंटर और स्टेट के बीच जो पॉलिटिकल लड़ाई होती है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, स्पेशली जहां पर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट राज्य के अंदर सरकार है, वहां पर गवर्नमेंट है, तो वहां पर ऐसा देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिव इंक्रोचमेंट, ये बहुत ज्यादा आजकल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बार बार ये कहा गया है कि ईडी सीबीआई जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उनके ऊपर भी उंगली उठाई गई है। लॉ के अगर हम प्रोविजंस देखें तो सभी पर सेम तरीके से लागू होते हैं, लेकिन अगर रूलिंग पार्टी के साइड से देखें तो उनके मिनिस्टर को जो
पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, वो एक तरीके से उनके साथ भेदभाव कर सकती हैं। जो अपो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं, उनके खिलाफ नरमी के साथ पेश आ सकती है, उनके साथ लीनियंसी के साथ पेश आ सकती हैं और जो अपोजिशन के मिनिस्टर हैं, उनके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये एक तरीके से जो सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट है, उसका चार्ज लग सकता है और इससे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी और जो पब्लिक ट्रस्ट है, वो कमजोर हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।